हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, टीटीसी जोधपुर के इस चैनल पर आपका स्वागत है। हम अभी टॉपिक यहाँ पर ले रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का थर्ड ईयर CE 306 इरिगेशन इंजीनियरिंग सिंचाई अभियांत्रिकी का यूनिट 7.2 रिवर ट्रेनिंग वर्क नदी प्रशिक्षण कार्य। नदी प्रशिक्षण या नदी नियंत्रण, इसका उद्देश्य क्या है, इस टर्म से क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, क्यों किया जाता है इस तरह का कार्य। जलोढ़ मैदानों में कई बार नदी अपना रास्ता एकदम से बदल देती है। इससे नदी के आसपास के क्षेत्रों में जान माल की बहुत हानि होती है। नदी प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य नदी को एक निश्चित संरेखण में निर्धारित खंड में बनाए रखना है। नदी प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य नीचे दिए हुए हैं। पहला है, यदि किसी जगह पर नदी किनारा काट रही है तो वहाँ किनारे पर ऐसी व्यवस्था करना जिससे नदी का पानी किनारे के इस भाग पर कटाव न करे। नौका चालन के लिए नदी में पानी की न्यूनतम गहराई बनाए रखना, ये सेकंड वाला है। तीसरा है, नदी अपनी धारा बदलकर कहीं नदी पर बने बैराज, वियर या पुलों इत्यादि को अलग ही अपना रास्ता निश्चित कर ले, इसके लिए ऐसे कार्य बनाए जाते हैं जिससे नदी को इन कार्यों पर से ही गुजरने के लिए बाध्य होना पड़ता है। नेक्स्ट है, बाढ़ के पानी पर नियंत्रण रखना ताकि बाढ़ का पानी कहीं नदी के किनारे तोड़कर पास के क्षेत्रों में न भर जाए तथा जान माल की हानि नहीं हो। जलोढ़ क्षेत्रों में बहने वाली नदियों में सिल्ट भार हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। नदी में सिल्ट भार नदी के प्रवाह क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया, नदी के तल, किनारों की मिट्टी तथा किस्म तथा नदी की सिल्ट भार वहन क्षमता पर निर्भर करता है। विभिन्न ऋतुओं में नदी के निसरण में भी बहुत परिवर्तन होता है। कई नदियों में वर्षा के दिनों में तो बहुत अधिक बाढ़ आती है, जबकि वर्षा के बाद इनमें पानी बहुत कम हो जाता है तथा कई बार सूख तक जाता है। बाढ़ के दिनों में पानी में सिल्ट भार बहुत अधिक होता है, जबकि सूखे दिनों में यह भार बहुत ही कम होता है। इसलिए नदी में कम पानी के दिनों में जो अनुप्रस्थ परिच्छेद स्थायी हो जाता है, बाढ़ के दिनों में वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। इसलिए नदी के अनुप्रस्थ परिच्छेद तथा संरेखण में यदि कोई परिवर्तन आता है तो बाढ़ के दिनों में ही होता है। नदी प्रशिक्षण का वर्गीकरण। उद्देश्य अनुसार नदी प्रशिक्षण कार्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है, पानी के ऊंचे तल के लिए नदी का प्रशिक्षण, हाई वाटर ट्रेनिंग। पानी के न्यून तल के लिए नदी का प्रशिक्षण, लो वाटर ट्रेनिंग। पानी के मध्यवर्ती तल के लिए प्रशिक्षण, मीन वाटर ट्रेनिंग। पानी के ऊंचे तल के लिए नदी का प्रशिक्षण, हाई लेवल वाटर ट्रेनिंग। इन प्रशिक्षण कार्यों का मुख्य उद्देश्य अधिकतम बाढ़ के पानी को सुरक्षापूर्वक प्रवाहित करना है। तटबंधों की ऊंचाई तथा संरेखण या नदी के प्रवाह में कोई रुकावट वगैरह हो तो इसे हटाने जैसे कार्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नदी के इस प्रशिक्षण को कई बार निस्सरण के लिए प्रशिक्षण भी कहते हैं। पानी के न्यून तल के लिए नदी का प्रशिक्षण। नौका चालन के लिए पानी को उचित गहराई बनाए रखने के लिए नदी का न्यून तल के लिए प्रशिक्षण किया जाता है। कम पानी के लिए नदी की चौड़ाई बहुत कम कर देने से ऐसा किया जा सकता है। ग्रोइन दीवार, ग्रोइन्स से भी नदी की उचित गहराई बनाई रखी जा सकती है। नदी में इस प्रशिक्षण को गहराई के लिए प्रशिक्षण भी कहते हैं। तीसरा है, नदी के मध्यवर्ती तल के लिए नदी का प्रशिक्षण, मीन वाटर ट्रेनिंग। पानी के मध्यवर्ती तल के लिए नदी का प्रशिक्षण का मुख्य संबंध तलछट भार को अच्छी तरह से संचारित करने से होता है। सेडिमेंट जो लोड है उसमें उसको कन्वे करने, कैरी करने के लिए, अच्छी तरह से उसको सेटल करने के लिए इस प्रशिक्षण को तलछट के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सेडिमेंट भी कहते हैं। सभी तरह के कार्यों में से यह प्रशिक्षण कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रशिक्षण में नदी अपने तल की ढाल को इस तरह से बना लेती है कि तलछट संचारण ठीक प्रभावी ढंग से होता रहता है।
नदी प्रशिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर ट्रेनिंग, हमने पहले डिटेल में देखे हैं, फिर से हम बात कर रहे हैं। नदी का प्रशिक्षण निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नदी में से निकलने वाले बाढ़ के पानी को सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से निकालना, तलछट भार को प्रभावी रूप से संचारित करना, नदी के रास्ते को स्थायी बनाना तथा किनारों का कटाव न्यूनतम करना, नौका चालन के लिए पानी की उचित गहराई बनाना और एक निश्चित जगह से पानी का प्रवाह करना। नदी प्रशिक्षण की किस्में क्या क्या है, मतलब कौन कौन से वर्क हैं जो किए जाते हैं। टाइप ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इस पर छोटे प्रश्न और एक ही प्रश्न पूछकर डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क भी पूछे जा सकते हैं, एक बड़ा प्रश्न भी बनता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं टाइप ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। नदी प्रशिक्षण कार्य, पहला है तटबंध या लीवी, मार्जिनल एम्बैंकमेंट जिनको लीवीज भी बोलते हैं। दूसरा है गाइड बैंक, निर्देशक बंध। तीसरा है ग्रोएंस और स्पर्स, कट ऑफ वाल। पांचवा किनारे की सुरक्षा है पिचिंग या लॉन्चिंग एप्रन। छठा है पिच्ड आइलैंड और सातवां है सिल्स और क्लोजिंग डाइक्स। ये अलग अलग तरह के ट्रेनिंग वर्क्स हैं जिससे नदी को प्रशिक्षण और उसको गाइड किया जा सकता है। हम देख रहे हैं मार्जिनल एम्बैंकमेंट, तटबंध या लीवी। नदी यदि प्रशिक्षित है तो यह हमारे लिए एक वरदान की बात है, क्योंकि इसमें सिंचाई होती है, बिजली पैदा होती है, पानी का पीने का पानी मिलता है, नौचालन होता है। अप्रशिक्षित नदी हमारे लिए सदा खतरा बना रहती है। बाढ़ के दिनों में नदी का पानी आसपास के इलाकों में भर जाता है और जान माल की हानि होती है। इसी तरह कम पानी के दिनों में पानी का तल इतना नीचा हो जाता है कि बिना कोई व्यवस्था किए इसे काम में नहीं लिया जा सकता है। नदी का पानी सिंचाई व दूसरे काम में लेने के लिए नदी पर वीयर, बैराज और बांध बनाए जाते हैं। इससे नदी के अपस्ट्रीम तरफ पानी का तल बहुत चढ़ जाता है। बाढ़ के दिनों में पानी का तल और भी अधिक ऊपर चढ़ जाता है। बांध, वीयर या बैराज के कारण इकट्ठे हुए पानी को अपस्ट्रीम की तरफ नदी के बाहर निचली जगहों में न बढ़ जाए, उसके लिए मार्जिनल एम्बैंकमेंट बनाए जाते हैं। बाढ़ का पानी भी इन तटबंधों के अंदर ही रहता है। तटबंधों में बांध का पानी इकट्ठा करने में मदद मिलती है। तटबंध की ऊंचाई 5 मीटर से 12 मीटर तक हो सकती है। अब इस चित्र में यहाँ पर गाइड बैंक्स दिखाए हुए हैं। यहाँ पर ये रिवर का फ्लो है। तो इनके बैंक्स यहाँ रहे होंगे, ये रिवर के बैंक्स हैं। ये गाइड बैंक क्या करता है, पानी को इस तरह से गाइड कर रहा है। तो ये गाइड बैंक बने हुए हैं, ये एक तरह से एक डैम की तरह से होते हैं या ऊंची दीवार की तरह बना दिए जाते हैं। यहाँ पर स्पर्स हैं शुरुआत में, और यहाँ पर इसमें डिपॉजिट भी हो सकता है, सिल्टिंग हो रही है, और यहाँ से इन पानी को हमने गाइड कर दिया है। तटबंध नदी के किनारे के समानांतर तथा किनारों के पीछे हटाकर बनाए जाते हैं। इनकी डिजाइन बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे कि मिट्टी के डैम के लिए करते हैं। इसकी पानी वाली तरफ की ढाल की पिचिंग की हुई होती है ताकि जल तरंगे पर इसका प्रभाव ना हो। जिस तल पर पानी चढ़ने की अनुमति होती है उसमें कम से कम 1.5 मीटर से 2 मीटर बंद ऊंचे होने चाहिए। यदि तटबंध नदी की मुख्य धारा के पास है तो लॉन्चिंग एप्रन भी पानी की तरफ बनाया जाता है, और यदि तटबंध में कटाव या कमजोरी नजर आ रही तो इस तटबंध में जरा पीछे दूसरा तटबंध बना देना चाहिए, और दोनों बैंक्स को छोटे पार्श्व बंधों से मिला दिया जाता है। यदि मुख्य तटबंध टूट भी जाता है तो पीछे बना दूसरा तट पानी बाहर नहीं फैलने देता। पुराने तथा नए तटबंधों में पानी भरा रहने से कुछ ही दिनों के बीच
बीच वाली खाली जगह सिल्ट से भर जाती है और तटबंध और भी मजबूत हो जाता है। यदि तटबंध उसकी सामान्य स्थिति के पीछे करके बनाया जाता है तो इसे तटबंध को पश्चिमवर्ती रिटायर्ड एम्बैंकमेंट कहते हैं, और इसके विपरीत यदि सामान्य स्थिति में यदि काफी अंदर करके तटबंध बनाया जाता है तो इसको अग्रवर्ती तटबंध या क्लोज्ड एम्बैंकमेंट कहा जाता है। अभी हम इसका डायग्राम इस तरह से, ये अपसारी, अभिसारी और सीधा रिवर ट्रेनिंग वर्क है। ये 3 डायग्राम आप देख रहे हैं। ये पानी को कन्वर्ज कर रहा है, मतलब ज़्यादा चौड़े स्ट्रीम को बहुत कन्वर्ज करके छोटा मार्ग में आ रहा है। ये कम मार्ग से ज़्यादा मार्ग देना, और ये सीधे हैं तटबंध। ये खाली तटबंध इस बैंक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। नेक्स्ट है गाइड बैंक। निर्देशक बांध या गाइड बैंक सबसे पहले जे.आर. बेल ने बनाया था और उसी के नाम से इसे बेलबंध भी कहा जाता है। जो गाइड बैंक का कार्य नदी के प्रवाह को एक निश्चित तथा न्यूनतम रास्ते में से इस तरह से प्रवाहित करना है कि ताकि नदी का पानी हाइड्रोलिक संरचना, वीयर, पुल, बैराज, बांध की तरफ सीधा एवं अक्षीय रूप से जाए। आमतौर पर नदी की प्राकृतिक चौड़ाई कई किलोमीटर हो सकती है, और यदि पूरी चौड़ाई के लिए संरचना बने जाए तो बहुत अधिक खर्च बढ़ जाता है। तो गाइड बैंक बना देने से नदी का पानी बहुत छोटे परिरुद्ध रास्ते से गुजर जाता है। इससे निर्माण कार्य की लंबाई घट जाती है और लागत खर्च भी कम हो जाता है। हाइड्रोलिक संरचना के अपस्ट्रीम तरफ जो गाइड बैंक समानांतर व अभिसारी हो सकते हैं। यह बंद थोड़ी दूर डाउनस्ट्रीम की तरफ तक होते हैं। गाइड बैंक मिट्टी का एक भारी बंद होता है जिसके दोनों सिरे वक्रदार होते हैं। सिरे वक्रदार होने के कारण पानी में प्रवेश तथा विकास का बेल शक्ल का रास्ता उपलब्ध होता है। निर्देश बंद का अभिकल्पन का सूत्र भी दे रखा है। इसकी चौड़ाई b बराबर 5√Q। नेक्स्ट है ग्रोइन या स्पर्श। ग्रोइन या स्पर्श नदी के बहाव के पार्श्व दिशा में बनी होती है, मतलब जो नदी का जो बैंक है उससे 90 डिग्री पर होते हैं, या थोड़े से 90 डिग्री से 30 डिग्री से 60 डिग्री तक झुके हुए होते हैं। यह नदी के तटबंध से शुरू होती है और नदी के पानी तक बनी हुई होती है। ग्राइन तटबंध के समकोण पर अथवा किसी दूसरे कोण पर भी बनी हो सकती है। ग्रोइन्स को स्पर डाइक या पार्श्व डाइक, ट्रांसवर्स डाइक भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य तटबंधों को मजबूत बनाना है ताकि नदी की विसर्पण प्रकृति मेंडरिंग को रोकी जा सके। अब ये ग्रोइन्स यहाँ पर बने हुए, हम आप अभी डायग्राम और बना देते हैं ग्रोइन्स के। ग्रोइन का वर्गीकरण निम्न पदार्थ के अनुसार होता है। इसका वर्गीकरण पारगम्य ग्रोइन और ठोस अपारगम्य ग्रोइन। पानी में ग्रोइन्स की ऊंचाई के अनुसार डूबे हुए ग्रोइन, सबमर्ज्ड ग्रोइन्स, या बिना डूबे हुए ग्रोइन, अनसबमर्ज्ड ग्रोइन। कार्यकलाप के अनुसार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अट्रैक्टिंग ग्रोइन्स, डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन्स और रिपेलिंग ग्रोइन्स। और चौथा है तलछट, सेडिमेंट्री ग्रोइन्स। इन सब के अतिरिक्त टी हेड का ग्रोइन भी होता है। रिपेलिंग ग्रोइन क्या होता है? रिपेलिंग ग्रोइंग यदि नदी के अपस्ट्रीम के पानी की तरफ नत होता है। ये जो ग्रोइन है यहां पर, ये रिपेलिंग ग्रोइन है। ये पानी को, जो स्ट्रीम का जो धारा प्रवाह आ रहा है, इसको दूर की ओर ले जा रहा है, इसलिए इसको रिपेलिंग ग्रोइन कहते हैं। यहाँ पर ये शांत वाटर का कुंड बन गया है, इसमें सिल्टिंग हो जाती है कुछ टाइम बाद। ये इसका बैंक से कोण अपस्ट्रीम की तरफ 30 से 60 डिग्री तक हो सकता है। ये इसका ग्रोइन का हेड है और ये रिपेलिंग ग्रोइन है। तो ये नदी के किनारे अपस्ट्रीम की तरफ नत होता है। किनारे पर खींचे गए आलंब के साथ या 10 डिग्री से 30 डिग्री तक का कोण बनाता है। ये ज़्यादा भी हो सकता है। इन ग्रोइन का अपस्ट्रीम न्यून कोण में सिल्टिंग हो जाती है। इसका मुख्य कार्य नदी के प्रवाह को किनारे से दूर धकेलना है।
ये बात है बस कि दूर धकेलना है, इसमें ये फर्क है। नेक्स्ट डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन। डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन का चित्र दिखाया गया है, इसमें ये बैंक से ठीक 90 डिग्री पर होता है। ये इसका बैंक है और इससे 90 डिग्री पर है ये ग्रोइन। तो क्या होता है, यहां से जो धारा आ रही है वो इस ग्रोइन के कारण से नदी की धारा से दूर, बैंक से दूर डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये नदी की बैंक की तरफ नहीं आ पाता है, इसलिए इसको डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन कहते हैं। ये बैंक से इसका जो कोण है वो 90 डिग्री का है। दोनों तरफ से ही कह दो आप इसको, ये 90 डिग्री पर ही होता है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिंग ग्रोइन। ये ग्रोइन, इसकी दीवारें नदी के डाउन ईस्टर्न की तरफ नत होती है। इसका डायग्राम अभी हम देखते हैं। इन ग्राइनों का मुख्य कार्य नदी के प्रवाह को प्रवाह को किनारे की तरफ खींचना है। तो ग्राइनों का क्रॉस सेंटर टू सेंटर अंतराल लंबाई से 2 गुना से 2.5 गुना तक होता है और इनको बदला भी जा सकता है। ये यहां पर हम देख रहे हैं अट्रैक्टिंग ग्रोइन। ये ग्रोइन इस बैंक से डाउन स्ट्रीम की तरफ झुका हुआ है। इसका कोण भी वही 10 डिग्री से 30 डिग्री 45 डिग्री तक भी हो सकता है। तो ये इस तरह का एक ग्रोइन बना हुआ है। ये क्या करता है, इससे नदी की जो धारा जो इस तरफ आ रही है उस धारा प्रवाह को नदी के बैंक की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो पानी बैंक की तरफ लाना हो तो इस तरह का अट्रैक्टिंग ग्रोइन काम में लिया जाता है। वास्तव में इसमें बीच में एक ये दीवार होती है और दोनों तरफ इस पर ये मिट्टी का या किसी तरह के स्ट्रक्चर बना के पेड़ पौधे की झाड़ियां और ये लगा दिए जाते हैं। अब मटेरियल यूज किया है उसके आधार पर अपारगम्य ग्रोइन्स। इन ग्रोइन में से पानी का प्रवाह नहीं हो सकता है। यह ग्रोइन स्थानिक रूप से उपलब्ध मिट्टी से बनाया जाता है और इनका कटाव रोकने के लिए पत्थर की पिचिंग की हुई होती है। इनकी पार्श्व ढाल 2:1 से 3:1 तक होती है तथा सिरे पर ढाल 2:1 से 3:1 तक होती है। यह डिफ्लेक्टिंग, अट्रैक्टिंग या रिपेलिंग ग्रोइनों में से किसी भी रूप में बनाया जा सकता है। इम्परमेबल, इसमें से पानी एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं प्रवाह नहीं होता है। दूसरे टाइप का है परमेबल ग्रोइन्स, पारगम्य। इन ग्रोइन्स में से पानी बहता रहता है। यह पानी के प्रवाह को गति कम कर देता है जिससे किनारों का कटाव या इरोजन नहीं होता है। यदि नदी में सिल्ट भार काफी है तो पानी की गति कम हो जाने के कारण ग्रोइन्स के अपस्ट्रीम तथा सिल्ट नीचे बैठ जाती है अपस्ट्रीम की तरफ। ये ग्रोइन्स बड़ी सस्ते होते हैं तथा प्रवाह को एकदम से नहीं रोकते जिससे एडीज तथा स्कवरिंग उत्पन्न नहीं होते। ये ग्रोइन्स अपारगम्य ग्रोइन्स से अधिक सफल सिद्ध होते हैं। इसकी सबसे बड़ी एक मात्र त्रुटि है कि यह बर्फ या दूसरा निलंबित पदार्थ के प्रति मजबूत नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कट ऑफ। नदी के विसर्पण मिएंडरिंग के से नदी में कई बड़े तीखे मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं। नदी में एक तीखा मोड़ तथा उसमें एक काट दिखाया है। मेंडरिंग के कारण इसका जो ये जो विसर्पी जो एरिया है जो ये बढ़ जाता है, ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक विसर्पी हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं कि इस जगह पर नदी के इसको कट ऑफ कर देते हैं, इसको काट देते हैं भाग को, ताकि नदी का पानी यहाँ से इसमें से सीधा आगे जाता है। तो ये एक ऑक्स बो टाइप का लेक भी बन जाता है। ये अलग हो जाता है, ये स्ट्रीम मेन स्ट्रीम से अलग हो जाता है। तो कट ऑफ दे देने से नदी सीधी बहने लगती है तथा नदी का मोड़ कुछ दिनों में सिल्टिंग से भर जाता है। कट ऑफ में से नौ चालन की दूरी घट जाती है
कट ऑफ में अनुलम ढाल अधिक दे देने की वजह से अपस्ट्रीम तरफ बाढ़ का पानी अधिक ऊंचा नहीं चढ़ने पाता है। इससे बाढ़ की ऊंचाई तथा बाढ़ का समय दोनों घट जाता है। तो इस तरह से कट ऑफ है, ये कट ऑफ हो जाने से बाढ़ का पानी ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं चढ़ता है और ये जो रिवर का जो स्ट्रीम का लेंथ है ये भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है पिच्ड आइलैंड। पिच्ड आइलैंड क्या होता है कि एक नदी के बीच में कोई ऐसा आइलैंड बना देते हैं जो नदी के प्रवाह को अपसारी अभिसारी या उसको डिफ्लेक्ट कर देता है और उसमें टाइल लगा दिया जाता है, उसको एक प्रॉपर स्लोप दे देते हैं, तो उसको पिच्ड आइलैंड कहते हैं। पिच्ड आइलैंड की मध्य चौड़ाई में, नदी की मध्य चौड़ाई में बनाया जाता है। यदि प्राकृतिक रूप से कोई द्वीप नदी के मध्य में है तो इसी से काम में लिया जाता है, अथवा मिट्टी का ढेर नदी में बनाकर इसके चारों तरफ पिचिंग कर दिया जाता है। तो पिच्ड आइलैंड बन जाने के कारण नदी की चौड़ाई घट जाती है तथा प्रवाह वेग बढ़ जाता है, जिससे आइलैंड के पास व आगे पीछे स्कवरिंग होती है तथा नदी गहरी हो जाती है। नदी गहरी होने के कारण यह अपने कम चौड़े रास्ते से बहती रहती है। पिच्ड आइलैंड को नींव इतनी गहरी होनी चाहिए कि स्कवरिंग का इसकी स्थिरता पर प्रभाव न पड़े। कम गहरी और चौड़ी नदियों में पिच्ड आइलैंड प्रभावी नहीं होते क्योंकि इसमें पानी की गति में अधिक कोई वृद्धि नहीं होती है, इसलिए स्कवरिंग भी नहीं होती है। तो ये डिफरेंट टाइप के रिवर ट्रेनिंग वर्क देखे हमने अभी। आप इसका अध्ययन कीजिए और इससे संबंधित अगला वीडियो इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया, जीपीसी बांसवाड़ा से। थैंक यू।